हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली के चैप्टर 62.3 को। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ट्वाइलाइट का पूरा शहर बॉम्ब ब्लास्ट में तबाह हो जाता है। वहाँ कुछ लोग मारे भी जाते हैं। ट्वाइलाइट और उसकी मॉम के अंकल के वहाँ चले जाते हैं और उसके कुछ समय बाद वहाँ भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वहाँ भी सब कुछ तबाह हो जाता है और उस बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी मॉम भी मारी जाती है। इसके 4 साल बाद ट्वाइलाइट लीगल एज का होने से पहले ही आर्मी में रोलैंड स्पूफी नाम की आईडी से भर्ती हो जाता है। ट्वाइलाइट जंगल में गश्त लगा रहा होता है और तभी उसे एक ओस्तानियन आदमी दिखता है। अब आगे ट्वाइलाइट फ्रैंकी को गन के निशाने पर रखता है और बोलता है, तुम तो ओस्तानिया के सैनिक हो ना? एक वैसा सैनिक। तुम्हारी गन कहाँ है? मेरे पास एक भी हथियार नहीं है, मैं निहत्था हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। देखो, मैं भाग रहा था और मैं रास्ता भटक गया और 2 दिन से इन पहाड़ों में भटक रहा हूँ। प्लीज, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मेरे पास मरने वाले लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना नहीं है। गुड बाय। और ट्वाइलाइट अपने गन का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है और उसे शूट करने वाला होता है। रुको प्लीज, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ट्वाइलाइट को थोड़ी हंसी आ जाती है और वो मन में सोचता है, एक बड़ा अजीब आदमी है। ठीक है, मैं तुम्हें एक सिगरेट दे सकता हूँ। ट्वाइलाइट फ्रैंकी को सिगरेट देता है और फ्रैंकी वो सिगरेट पीने लगता है और सिगरेट की कश लगाते हुए वो बोलता है, तुम्हें पता है उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। क्या बकबक कर रहा है ये? इसे याद तो है ना कि मैंने इसे अपने गन के निशाने पर रखा है। उन्होंने कुछ टेस्ट सब्जेक्ट लिए और उन्होंने एक वीडियो दिखाई जिसमें एक औरत एक आदमी को थप्पड़ मार रही थी और जब उन्होंने ये वीडियो देखा तो उनके दिमाग में बेचैनी के लक्षण दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने उस आदमी के दर्द को महसूस किया। इसका मतलब है कि हिंसा से दूर रहना इंसानों का नॉर्मल नेचर है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने कुछ टाइम बाद ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया और इस बार उन्होंने उन्हें बताया कि वो औरत उस आदमी की प्रेमिका है और वो उसे थप्पड़ इसलिए मार रही है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है अब क्या हुआ होगा? जब उन्होंने वो वीडियो दोबारा देखा तो इस बार उनके दिमाग में खुशी के लक्षण दिखाई देने लग गए। मेरा मतलब है, क्या ये डरावनी बात नहीं है? उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें सच बताया भी जा रहा है या नहीं, लेकिन एक बार जब उनके दिमाग में ये थॉट आ जाता है तो उनके इमोशंस पूरी तरीके से 180 डिग्री घूम जाते हैं। अजीब है ना? मुझे एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के बात मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि क्या ये बेवकूफी नहीं है? पूर्व और पश्चिम के बीच पूरा युद्ध ये सब कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। वो लोग हमें एक दूसरे से नफरत करवाते हैं और फिर हम लोग लड़ते हैं, मरते हैं। ये सब बिना एक्चुअल बात जाने किसी की बातों में आकर एक दूसरे से नफरत करना और लड़ना, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बेतुकी बात है। हाँ, सिवाय इसके कि वॉर स्टार्ट करने वाले लोग तुम ओस्तानी नहीं हो। पूरे में वे कहते हैं कि इसकी शुरुआत तुम लोगों ने की थी। उनका कहना है कि लुएन पर पहली बार बमबारी एक झूठा ऑपरेशन था। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि वेस्टलिस ने ओस्तानियन सेना को ऐसा करने के लिए, उकसाने के लिए किसी दूसरे देश से कार्यकर्ता भी मंगवाए थे। ट्वाइलाइट को यह सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ये सब तुम्हारे देश को अच्छा दिखाने के लिए तुम्हारे देश के लोगों ने झूठा प्रोपेगेंडा फैला रखा है। और वो फ्रैंकी के सर पर गन तान देता है। फ्रैंकी हाथ ऊपर कर लेता है और बोलता है, हाँ, तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमारे जैसे पैदल सैनिकों को किसी भी चीज की एक्चुअल सच्चाई कैसे पता चल सकती है। ट्वाइलाइट को अपना फ्लैशबैक याद आता है और वो इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है, उस दिन वो बमबारी, उन बमों से मेरे सभी चाहने वाले मारे गए। यही तुम्हारी सच्चाई है। मैं भी उसी नाव का मुसाफिर हूँ भाई। ट्वाइलाइट की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फ्रैंकी को लात मारते हुए बोलता है, भाड़ में जाओ तुम लोग, ये सब तुम लोगों की ही गलती है। तुम लोगों ने मुझसे मेरी पूरी दुनिया छीन ली। उसे याद आता है जब उसके डैड ने बोला था, क्या तुम उन ओस्तानी राक्षसों को जानते हो? क्या उनके बुरे कामों को देखा है तुमने? हाँ, मैंने देखा है उन्हें, उनके सभी बुरे कामों को देखा है मैंने, और इसीलिए मैं उन्हें वैसा ही दर्द महसूस कराऊंगा जैसा आप लोगों को हुआ था और मुझे हुआ था। मैं उन लोगों से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगा। वो ये सब सोचते हुए जमीन पर गोलियां चलाता है और ये आवाजें ओस्तानिया सैनिक सुन लेते हैं जो फ्रैंकी का पीछा कर रहे थे और ओस्तानिया के सैनिक इन पर हमला कर देते हैं। फ्रैंकी और ट्वाइलाइट जमीन पर गिर जाते हैं। फ्रैंकी बोलता है, ये तो ओस्तानियन आर्मी का ग्रुप है जो मेरा पीछा कर रहा था। तुम्हारे गोली चलाने की वजह से उन्हें हमारी लोकेशन का पता चल गया, लेकिन मैं किसी भी हालत में उनके हाथ नहीं आऊंगा। फिर मिलेंगे दोस्त, सिगरेट के लिए थैंक्स। और फ्रैंकी वहाँ से भाग जाता है। ट्वाइलाइट भी किसी तरीके से बच जाता है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। ट्वाइलाइट अपने कैंप में वापस आ गया होता है। वो इंजर्ड होता है, उसकी एक आंख में पट्टी लगी होती है और वो एक बैसाखी के सहारे चल रहा होता है। अब वो अपने मैस में जाता है और वहाँ खाना बनाने के लिए एक प्याज छीलने के लिए प्याज उठाता है और वो 3 लोगों को देखता है। वो भी आर्मी ड्रेस में ही होते हैं। उनमें से एक मोटा बंदा बोलता है, रुको, क्या तुम एडवाइजर? ट्वाइलाइट उन्हें हैरान होते हुए देखता है। वो तीनों उसे पहचान लेते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं, ये वही है एडवाइजर। ऐसा कैसे हो सकता है यार,
हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा और जब तुम हमें नहीं मिले तो हमें लगा कि तुम मर गए होगे। तुम सच में जिंदा हो भाई। ये भगवान, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ट्वाइलाइट की आंखों से गंगा जमुना बहने लगती है और वो रोने लगता है। तुम लोग। बाकी तीनों दोस्तों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब किस बात के लिए रो रहे हो यार? इतने सालों बाद भी तुम बच्चों की तरह ही रोते हो यार। लेकिन पहला बॉम्ब तो उसी स्टोर रूम पर गिरा था जो हमने खेलने के लिए ढूंढा था, और तुम तीनों भी वहीं थे। मुझे लगा तुम लोग मर चुके हो, और इस बात के लिए मैं खुद को तब से लेकर अभी तक कोसता रहता था। उस दिन तुम शहर के मेले के लिए सजावट में मदद करने के लिए निकले थे ना, तो हम भी तुम्हारे पीछे आए थे, और उसके कुछ देर बाद ही वहाँ धमाका हो गया था और हमने अपने कुछ क्लासमेट्स खो दिए और मेरा भाई भी मारा गया। लेकिन तुम्हें ठीक देखकर हमें बहुत राहत मिली भाई। अब चलो हम सब मिलकर उन औस्तानियों का सफाया कर देंगे। इस बार हम चारों एक ही टीम में होंगे भाई, भले ही हम लोग नॉर्मल सैनिक हो। एक मिनट, तुम सार्जेंट हो? ट्वाइलाइट थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं। ये तो मेरी किस्मत थी यार, हमारे सारे ऑफिसर युद्ध में मरते रहे इसलिए। अरे यार, गुस्ताखी के लिए माफ कीजिएगा सर। छोड़ो इस बात को, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर वैसे ही मजे करें जैसे बचपन में किया करते थे। क्या तुम लोग इस वीकेंड फ्री हो? यहाँ पास के शहर में एक बढ़िया रेस्टोरेंट है। एक्चुअली हमारा स्क्वाड आज रात ही तैनात किया जा रहा है। तो कहते हैं कि हमें रॉबर्ट कैंपेन के लिए संगठित किया जा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। पीछे से मैच में जाते हुए कुछ सोल्जर रोलैंड को आवाज देते हैं। ओए रोलैंड, प्याजों को यहाँ ले आओ। रोलैंड? लेकिन तुम्हारा नाम तो ये तो सिर्फ निकनेम है। खैर, जैसे ही तुम लोग वापस आओगे तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? वादा करो। बिल्कुल। और ट्वाइलाइट प्याज की पेटी लेके जाता है और उसके दोस्त भी उसे टाटा बाय बाय बोलते हुए अपने स्क्वाड की तरफ चले जाते हैं। बाद में मुझे पता चला जिस ऑपरेशन के लिए मेरे दोस्तों की नियुक्ति किया गया था वो गलत तरीके से तैयार किया गया था और बिना सोचे समझे योजनाबद्ध था, और मेरे दोस्तों की जगह सिर्फ उनके टैग्स वापस आए। मतलब कि ट्वाइलाइट के तीनों दोस्त भी मारे गए। अगर मुझे उस ऑपरेशन की डिटेल्स पता होती तो क्या मैं उन्हें रोक सकता था? अगर मुझे पता होता कि दुश्मन क्या प्लानिंग कर रहा है तो क्या मैं पूरा ऑपरेशन रोक पाता? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसी पावर कैसे मिलती है। मैं कुछ नहीं जानता, कभी भी नहीं जाना। मुझे नहीं पता कि युद्ध की शुरुआत का असली कारण क्या था। मैंने सोचा था कि युद्ध तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगा कि वे सभी बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए होंगे। मैंने दुश्मन से नफरत की बिना जाने की क्यों। मैंने अपने हाथों में बंदूक थामी बिना जाने की क्यों। मैंने अपने देश की आज्ञा का पालन किया बिना ये जाने की क्यों। अनजान रहना किसी मुसीबत का हल नहीं है। अनजान रहना एक कमजोरी है। अनजान रहना एक पाप है। अब अगले सीन में ट्वाइलाइट प्याज काट रहा होता है और उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। ये पूरा संसार एक बड़ा सा प्याज है, बड़ा और गोल, एक के बाद एक झूठ की लेयर्स के साथ, और अगर तुम उन झूठ की परतों को काट दो तो तुम्हारी ही आंखों में आंसू आएंगे। ट्वाइलाइट को लगता है कि वो आदमी प्याज खरीदने आया है और वो उससे बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन ये आर्मी का राशन है, उन्हें हाथ मत लगाओ। ट्वाइलाइट मन में सोचता है, क्या ये आर्मी में है? हाँ, मैं आर्मी में हूँ और मैं यही चाहता था कि तुम यही सोचो, लेकिन ये सच भी है। हालांकि मेरे पास कोई रैंक या सिंबल नहीं है। ये क्या बात कर रहा है? कौन है ये? रोलैंड स्पूफी? नहीं, इसे मेरा असली नाम पता है। तो तुमने अपने गांव के एक मरे हुए आदमी की आईडी का यूज किया ताकि तुम लीगल एज का होने से पहले ही आर्मी में भर्ती हो पाओ। ये तो बड़े कमाल की बात है। ये शर्म की बात है कि पुराने दोस्तों के दोबारा मिलने की वजह से तुम्हारी इस छोटी सी जाल का भांडा फूट गया। तुम जानते हो आज के टाइम में इस तरह की हरकत के लिए तुम पर जासूसी की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। आप आर्मी पुलिस हैं? नहीं, मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से हूँ और मैं यहाँ तुम्हें उसी के लिए रिक्रूट करने आया हूँ। तुम्हारे पास रियल टैलेंट है सार्जेंट स्पूफी, लेकिन एक ऐसा हथियार भी है जो किसी भी ब्रह्मास्त्र बेटर काम करता है, और वो है इंफॉर्मेशन। सबसे पावरफुल और सबसे जरूरी हथियार। आज के टाइम में कोई भी देश इसके बिना लड़ाई स्टार्ट भी नहीं कर सकता, और फिर भी हमारे पास हमेशा लोगों की कमी रहती है। क्या तुम हमें अपनी एक चीज उधार देने का कष्ट करोगे? मेरा मतलब है हमें ज्वाइन कर लो, या फिर मैं तुम पर आर्मी कोर्ट में केस कर देता हूँ। ट्वाइलाइट घबरा जाता है। मुझे आशा है कि तुम हमारी मदद करने के लिए राजी जरूर होगे इस युद्ध को जीतने के लिए। और वो ये बोलते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ प्याज ट्वाइलाइट की तरफ उछालता है और ट्वाइलाइट उसे कैच कर लेता है। इसका मतलब है कि वो भी राजी है। अपना सामान पैक करो और मंगलवार को दोपहर 12 बजे साउथ स्टेशन पर सिविल ड्रेस में पहुंच जाना। मैं तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर से बात कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है। ट्वाइलाइट मंगलवार को दोपहर 12 बजे साउथ स्टेशन पहुंच गया होता है और वो वहां पर उसी बंदे का इंतजार कर रहा होता है। उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक भी याद आ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि दुनिया की सारी जानकारी अब उन्हें वापस कभी नहीं लाया जाएगा। मैं जो कुछ भी करूंगा उससे मुझे उन दिनों में वापस जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। वो दिन हमेशा के लिए चले गए हैं। इतने में वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा भी वहाँ पर आ जाता है। मुझे लगता है आप सच में वही हैं जो आप बोलते हैं, क्योंकि कंपनी कमांडर ने बिना एक शब्द बोले मेरे ट्रांसफर को मंजूरी दे दी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अच्छा है,
शक करना बुद्धिमानी की बात है। हमारे काम में तो सही और गलत पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो ट्वाइलाइट के हाथ में उसका सामान देखता है। क्या यही सब कुछ तुम अपने साथ ले जाने वाले हो? हाँ, इसे यहाँ दे दो। और वो उसे एक आग वाले ड्रम में फेंक देता है। रुको सर्जन स्पूफी, या मैं कहूँ तुम्हें अपना नाम और रैंक भी छोड़ देनी चाहिए। अपने देश के लिए तुम्हें एक शैडो बनने की जरूरत है। वैसे भी अब मुझे जानने वाला कोई नहीं बचा, तो मुझे कोई परवाह नहीं। और रही बात देश की, तो मेरा देश और ये युद्ध जीतना, मुझे इन चीजों की भी कोई परवाह नहीं है। अच्छा, तो तुम यहाँ क्यों आए? कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं। मेरे साथ आओ लिटिल लायर। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट को मिस सेल्विया के वहाँ ले जाया गया होता है। मिस सेल्विया बोलती है, मैं तुम्हारी नई कमांडिंग ऑफिसर हूँ और मेरा आदेश है कि तुम्हें सबसे कठोर ट्रेनिंग दी जाए और फर्स्ट एड का खुफिया ऑपरेटिव बना दिया जाए। तो तैयार हो जाओ लड़के। तभी ट्वाइलाइट को बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए जाग जाता है। दोस्तों, हम लोग इसका सपना नहीं देख रहे थे। वो अपने सोफे पर होता है और योर और आन्या भी वहीं उसके बगल में बैठी होती हैं। ट्वाइलाइट को पसीना आ रहा होता है और वो हाँफ रहा होता है। योर बोलती है, अच्छा हुआ आप जाग गए लॉर्ड सन, आप नींद में बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे। लॉयड मन में सोच रहा है, मैं कहाँ हूँ? ओह अरे, लॉयड का घर। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जिसे मैंने बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। मुझे खून, धूल और बारूद की स्मेल क्यों आ रही थी? क्या आप कोई बुरा सपना देख रहे थे पापा? नहीं, मुझे याद नहीं। ट्वाइलाइट मन में सोच रहा होता है, यहाँ सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। आन्या ट्वाइलाइट का सर थपथपाती है। मेरे सर को थपथपाना बंद करो आन्या, मैं ठीक हूँ। वैसे मैं सोफे पर क्यों सो रहा था? मुझे टोनिट्रस बोल्ट मिला था और उसे देख के आप नीचे गिर गए। दोस्तों, एक्चुअली हुआ ही कि सेकंड एपिसोड में जो आन्या को टोनिट्रस बोल्ट मिला था, उसको देख के ट्वाइलाइट बेहोश हो गया और वो अपनी पास्ट की यादों में खो गया और अभी तक हम वही पास्ट देख रहे थे। ट्वाइलाइट टोनिट्रस बोल्ट का नाम सुन के आन्या की तरफ थोड़ा सीरियस फेस बना के देखता है और आन्या डर के भाग जाती है, ये बोलते हुए कि नहीं, खतरनाक पापा वापस आ गए। मैं अब नाराज नहीं हूँ आन्या। सॉरी पापा, मैंने गलती कर दी। ये सही बोल रही है, इससे ऑपरेशन 6 खतरे में आ सकता है। लेकिन इससे तुम डैमियन के क्लोज आ गई हो ना, तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छी बात है? दोस्त जरूरी होते हैं, उन्हें संजो कर रखना चाहिए। आन्या, योर और बॉन्ड तीनों ट्वाइलाइट की ये बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। योर ब्लश कर रही होती है, बॉन्ड भी ये बात सुन के खुश हो रहा होता है और वो भी ब्लश कर रहा होता है। हमें डिनर शुरू कर देना चाहिए। हाँ, हमारे पास अभी भी बहुत सारा प्याज है। मुझे क्या बनाना चाहिए? सूप, गरमा गरम सूप। और हमारी फौज फैमिली डिनर करती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।